नमस्कार, मैं हूं सुनील जोगी। न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको मिलवाते हैं बहुत ही धमाकेदार इंसान, युवा हृदय सम्राट, जिला पंचायत सदस्य चौधरी राजकुमारी सिंह के पति एडवोकेट कालीचरण सिंह जी। इनसे मिलवाते हैं। विशेष सूत्रों से पता चला है कि आज ये रालोद के जिला अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने नामित किया है इनको। तो जानते हैं इन्हीं की जुबानी और इन्हीं की कहानी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि हमको पता लगा है विशेष सूत्रों से कि आज आपको पदभार दिया गया है, जिलाध्यक्ष रालोद के बनाए गए हैं आप, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें पूरी 100% सच्चाई है जी। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी ने अपने ही द्वारा अपनी कार्यकारिणी में जो भी जिन जिन लोगों को दिए उसमें मुझे भी राष्ट्रीय लोकदल का अलीगढ़ ज़िले का जिलाध्यक्ष बनाया है, कार्यभार सौंपा है मुझे। मैं ये जानना चाहूँगा सर एडवोकेट साहब आपसे कि आपसे पहले जिलाध्यक्ष रालोद की अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कौन थे? मुझसे पहले रालोद के जो जिलाध्यक्ष रहे थे वो चौधरी राम बहादुर जी थे जी। और उनसे पहले चौधरी कल्याण सिंह थे जो आजकल बीजेपी में चले गए हैं। जी। और मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़े थे वो जी। इस साल जिला पंचायत सदस्य का। जी। और जो मुझसे काफ़ी मतों से हारे। जी। और अब उसके बाद में भंग पड़ी थी कार्यकारिणी जिले पे। अब ये 3 तारीख के चुनाव तक इंतज़ार था। 3 के बाद में आज उन्होंने कार्यकारिणी को नया रूप दिया है और उसमें नए नए चेहरों को जगह दी है। उसमें एक मेरा भी नाम है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और जैसा उन्होंने मुझे विश्वास किया है मैं उनके विश्वास पे और उनकी कार्यशैली पे मैं बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूँगा और मैं और मेरा परिवार हमेशा उनके लिए निष्ठावान रहेगा। सबसे बड़ी बात धमाकेदार ये मानी जा रही है कि कल ही 1-2 दिन पहले ही जहां अलीगढ़ में जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, हम जानना चाहेंगे क्या इतनी जल्दी हुई जो जयंत चौधरी साहब ने इतनी जल्दी निर्णय ले लिया कि दूसरे तीसरे दिन ही आपको जिलाध्यक्ष नामित कर दिया अलीगढ़ का? ये तो मैं नहीं कहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व की क्या इच्छा रही। बाकी यहाँ कार्यकारिणी को तो रूप देने के लिए उनकी काफ़ी दिन से थी मन में, लेकिन वो जिला पंचायत चुनाव की वजह से और कुछ उनकी तबीयत भी बीच में नासाज रही थी। हमारे आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी कोरोना की वजह से गुजर गए तो उसकी वजह से बीच में ये प्रोग्राम बंद रहा। और सोचा यही गया होगा उनके द्वारा, मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो जाने के बाद वो जहाँ जहाँ ज़िले में गठन नहीं हुए हैं जिला अध्यक्ष के या और अन्य कहीं, तो वो बाद में 3 तारीख के बाद में देंगे। अब इतनी जल्दी क्यों लिया है ये तो शीर्ष नेतृत्व का विचार है और उन्हीं का मत है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। जानना चाहेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हावी है, वहीं पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है आपके जिला पंचायत का, तो अलीगढ़ में क्या कारण रहे जो भारतीय जनता पार्टी हावी रही? देखिए ये आप केवल अलीगढ़ की न मत बोलिए जी। आज की तारीख में जी। कोई भी चुनाव हो जी। जहाँ इस तरह से डेलीगेशन के जो चुनाव होते हैं उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो पार्टी बीजेपी काबिज रही है वो किसी लोक भावनाओं के ऊपर या लोगों द्वारा जनता द्वारा चुनी हुई एक कोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद नहीं है। ये डेलीगेशन का पद था और डेलीगेशन के पद में जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता और अपनी दबंगई गुंडागर्दी का जो परिचय दिया है, मेरे जहाँ तक अपनी जानकारी इतना बड़ा मैं हो गया, आज तक किसी भी पार्टी ने इस तरह की दबंगई गुंडागर्दी और बंधक बनाना, पूरी बस में एक साथ कैंडिडेट को भेजना, ये कहाँ की, ये तो एक तरह से कहना चाहिए सीधे ये चुनाव नहीं कराया है। ये तो लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करके लोकतंत्र की हत्या प्लस जनतंत्र की हत्या हुई है। ये चुनाव नहीं हुआ है।
ये तो चुनाव अगर कराते, चुनाव हुआ था, जिला जैसे चुनाव हुए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरे अलीगढ़ में हुआ। तो मेरे अलीगढ़ में जो चुनाव हुआ जिला पंचायत सदस्य का, जिसमें 47 जिला पंचायत सदस्य थे यहाँ अलीगढ़ के अंदर, उसमें केवल इनके 9 कैंडिडेट जीत के आए। अगर जनता की तरफ इनका रुख होता और जनता इनको मानती तो 9 सीट इनकी क्यों आती? लोकदल की 11 आई, सपा की 11 आई। हमारा अभी कहना यह है कि अगर जनता के द्वारा चुनाव हो तो जनता के द्वारा बुरी तरह से पराजित होने वाली अगर कोई पार्टी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि इनकी बाजीगरी, इनकी मतलब जादूगरी और इनकी दबंगई और इनका बाहुबल धनबल और जो सब हथकंडे ये अपनाते हैं सब चुनावों में, सब जगह पूरे भारतवर्ष में, ये जनता वाकिफ है। और 2022 में जो आने वाले चुनाव हैं बड़ा करारा जवाब देगी। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि हमारे जनपद अलीगढ़ में मुझे भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और जनता का ऐसा मत और मन दोनों ही चीज़ हैं, मत भी ये रहेगा और मन भी है कि अब की बार राष्ट्रीय लोकदल को बहुत ही मजबूती के साथ जनता उभारना चाहती है। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल और एक गठबंधन सपा का अगर होता है तो एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी सीटों पर लड़ेगा और पूरी सीट राष्ट्रीय लोकदल को जाएंगी। और माननीय जयंत चौधरी जी का इसमें बहुत बड़ा, हम लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, सबकी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनते हैं, आदर करते हैं सब कार्यकर्ताओं का। ये बहुत बड़ा कार्यकर्ता के लिए उनके द्वारा एक तोहफा कहना चाहिए वो है, जिससे कार्यकर्ता उनके लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत, एक दमदार विकल्प बीजेपी के सामने देने के लिए कार्यकर्ता हर तरह से तैयार है। एडवोकेट साहब, हम चाहेंगे वकील साहब आपके ही जवाब में एक बात हमें मिली कि जहां 11 कैंडिडेट्स समाजवादी पार्टी के थे और 11 कैंडिडेट्स लोकदल के थे, दोनों मिलाकर के कुल 22 कैंडिडेट्स होते हैं, जबकि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होते हुए भी हमारी जो यहाँ पर तुम्हारी जो कैंडिडेट उतारे, पहली बात तो यह है अर्चना जी को यहाँ उतारा गया समाजवादी पार्टी से, तो उनको कुल कितने मत मिले? उनको देखिए, मत कहना अगर कोई साधारण भाषा में पूछता है तो मत कहे जा सकते हैं। अगर मत की बात पूछी जाए तो मैंने पहले बता दिया, मत उसको कहते हैं जो जनता के द्वारा दिया जाए। आम आदमी के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही मत के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति माना जाता है। ऐसा हमारे लोकतंत्र में परंपरा है। लेकिन ये तो चुनाव ही नहीं हुआ। चुनाव होता तो एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर वोट डलवाए जाते, किसी पे दबाव नहीं बनाया जाता, किसी को तरह तरह के भय नहीं दिखाए जाते, तरह तरह के प्रलोभन नहीं दिए जाते और बिल्कुल ओपन जैसे चुनाव हुए थे, ओपन तरीके से उस तरह से चुनाव होता तो आज भी भारी बहुमत से हमारा गठबंधन जीतता, कोई संदेह नहीं है। ये तो किसी पे कब्जा करके किसी को किडनैप करके बंधक बना के चुनाव जीत लेना, ये कोई जीत नहीं है। आपका कहने का मतलब समझ में आता है कि रालोद और समाजवादी पार्टी पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी और उनको सदस्यों को प्रलोभन दे करके या उनको ज़बरदस्ती दबंगई के बल पर उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। क्या आपका यही मानना है? मेरा मानना केवल अलीगढ़ में ही नहीं है जी। ये गुंडागर्दी और जो भी चरम पे हुई है ये पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर चुनाव को चुनाव के तरीके से कराया जाता, लोगों को एक स्वतंत्रता प्रदान करके और चुनाव उस तरह से लड़ाया जाता, और चुनाव की एक जो परंपरा है स्वच्छ और सही, एक हमारा संविधान कहता है कि लोकतंत्र की बड़ी स्वच्छ और साफ छवि रखने के लिए स्वच्छ और साफ मतदान का होना बहुत जरूरी है। चुना हुआ व्यक्ति वो माना जाता है जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार चुना जाए, न कि जबरन बंधक बना के या किसी पर नाजायज दबाव डाल के या तरह तरह की बातों में धमका के फंसा के लेके। ये कोई चुनाव नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में इनका हुआ, पूरी जनता जानती है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और इसको खुद भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं। एक तरफ मानना है कि जहां सूत्रों के हवाले से पता पड़ी थी कि चौधरी राजकुमारी सिंह को यहां पर रालोद अपना प्रत्याशी घोषित करने जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपनी अर्चना यादव को खड़ा कर क्या
दिखाया, क्या समाजवादी पार्टी ने चौधरी जयंत सिंह का कद छोटा समझा या अखिलेश यादव जी चौधरी जयंत पर भारी पड़े? देखिए, यहाँ कद छोटे और बड़े की कोई बात ही नहीं है जी दोनों का कद, कहीं किसी को आप छोटा और बड़ा नहीं कह सकते हैं। राजनीति में कद को इस तरह से आंकना छोटा और बड़ा ये नहीं ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। जहाँ तक रही सवाल, मेरी पत्नी राजकुमारी जी को पहले खड़ा किया सब लोगों ने, इसमें सपा और संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया सपा लोकदल वालों ने। कुछ शीर्ष नेतृत्व में उस तरह की विचारधारा बदली और उन्होंने फिर अर्चना जी को डिक्लेयर कर दिया। अब चुनाव तो चाहे राजकुमारी जी लड़ती चाहे अर्चना जी लड़ती, लड़ना तो एक ही को था। चूंकि हमें कोई मतभेद नहीं है, हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, तो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया वो हमको मंजूर था और उसी के दायरे में अर्चना जी को खड़ा किया और वो चुनाव लड़ी। चलिए, ये जिला पंचायत की बातें, इसी के साथ में आगे बात बढ़ाते हैं, लोकल की बातें करते हैं। जहां विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए इगलास के अंदर, वहीं राजकुमार सहयोगी जी भारतीय जनता पार्टी से विजय की ओर गए और उसके बाद में क्या विकास कराए उन्होंने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो मुझसे पूछिए तो ठीक नहीं है जी, क्योंकि ये तो पूरे क्षेत्र जानता है कि उन्होंने क्या विकास कराए हैं और ये कितना विकास करा सकते हैं। जी, पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 100 रुपये। जो किसान के लिए डीजल आज की तारीख में, अगर डीजल का कोई सबसे बड़ा देश में उपभोक्ता है तो वो किसान है। बिजली के दाम दूने तिगने, किसान की जो फसल के जो वाजिब रेट मिलने चाहिए, हालांकि इन्होंने तो दूने के रेट के लिए बोला था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, हमारे प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले उनका घोषणा पत्र में ये था कि किसानों की आय हम दूनी करेंगे। लेकिन मोदी जी से मैं कहूँगा कि मोदी जी, आपने 7 साल किसानों को और पूरे देश को अपने मन की बात सुनाई, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को अपने मन की बात, यानी किसान के मन की बात, मैं किसान बेटा होने के नाते अपने किसान की मन की बात सुना रहा हूँ। काश अगर इस तरफ ध्यान दें तो 10-11 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यही डीजल के दाम बैरल बहुत ज़्यादा पैसे में होते हुए भी इंटरनेशनल मार्केट में, और पेट्रोल डीजल के 60-62 रुपए थे। आज बैरल के दाम डाउन हुए, लेकिन खुदरा में डीजल और पेट्रोल 100 रुपये हुआ। क्या मैं मोदी जी पूछता हूँ, ये किसान की कमर या आम जनता की कमर तोड़ने वाला आपका कार्य नहीं है? आप हमारे मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं? अपने अपने मन की बात क्यों कहते हैं? किसान की आज तक आपने कोई बात सुनी? मजदूर की कोई बात सुनी? आपने जनधन योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना शुरू की, एक बार सिलेंडर देने के बाद में उस गरीब जनता ज्यों की त्यों वापस लौट के, वो वाली कहावत हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। आज वो अपनी लकड़ी के जला के अपने चूल्हे पे उसी तरह से खाना बनती है। अरे मोदी जी, ये तो तुमने यहाँ इस जनता के, भारतवर्ष की जनता के साथ, इस गरीब जनता के साथ इतना बड़ा क्रूर मजाक किया है कि जनता ये तुमको कभी माफ नहीं करेगी। मेरा दूसरा सवाल ये है, जहां तक किसानों की आय और वो वाली बात रही, तो तुम तो दूने की तो बात छोड़ो, तुमने तो भाई मोदी जी कहीं सड़क, बिजली, पर्याप्त जो मूलभूत सुविधाएं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बेरोजगारी, कोई भत्ता या कोई इस तरह की चीज तुमने आज तक नहीं की। जबकि जनता ने तुम्हारे विश्वास में आके केवल तुम्हारे मन की बात पे विश्वास किया, लेकिन तुमने अपने उस मन की बात के साथ साथ जनता के साथ में उस मन की बात के सहारे बहुत बड़ा छलावा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर मेरे मन की बात सुनते हो तो किसान मजदूर की बात को समझें, सोचें और हमारी आय दुगनी करें, और किसानों की, मजदूरों की और जो दलित और वंचित तबका है उसका ख्याल करें, न कि अडानी और अंबानी का। मैं जानना चाहूँगा कि जहां मोदी जी किसानों के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं, क्या किसान को इससे लाभ होगा या हानि होगी? क्या किसान का क्या लाभ होगा? डीजल पे 30 रुपये प्रति लीटर 30 रुपये फालतू ले रहे हैं किसान से, 12,000 रुपये ले रहे हैं। आप कैलकुलेट करिए तो बिल्कुल 12,000 मत दीजिए। अरे हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो हमारी किसान की और गरीब मजदूर की सुविधाओं के लिए और उनकी मूलभूत जरूरतों के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है, आप उन पर रेट कम कीजिए। ये तो वही हुआ कि इधर से डाला उधर से निकाल लिया। तो ये कोई देना नहीं है मोदी जी का, ये तो बलकम देने से ज्यादा
लेना ज़्यादा है। अच्छा, देने की बात करते हैं तो मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर स्वस्थ भारत के तहत एक अभियान चलाया था कि हर परिवार के लिए एक शौचालय दिया और जिसकी राशि थी 12,000 रुपये। क्या इससे किसी भी आम जनमानस को फायदा नहीं हुआ? नहीं, आम जनमानस को शौचालय का फायदा एक तो यह है कि कितने शौचालय बनाए इन्होंने, और वो शौचालय बड़े घपले में और धांधलेबाजी में बने लोगों के, उनपे भी पैसा गया है, ऐसा मैंने सुना है। बात में आई है चर्चा में। बात सवाल वो नहीं है कि जन सुविधाओं के लिए क्या मिला। सुविधा तो टॉयलेट वाली सुविधा तो बाद की बात आती है। मोदी जी, हम ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, 70% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 70% जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप उन पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आपको इनसे क्या फायदा मिला? मतलब शौचालय बना दिए, स्वच्छता अभियान चलाया, अच्छी बात है स्वच्छता अभियान, मैं भी तारीफ करता हूँ। स्वच्छ भारतवर्ष मेरा स्वच्छ होना चाहिए, भारतवर्ष मेरा महान होना चाहिए। मुझे भी विश्वास है, मेरे हर देशवासी को ये घमंड है कि मेरा भारत महान होना चाहिए। लेकिन आप ये तरह तरह के हथकंडे अपना के कि जनधन खाते खुलवा दिए, कहीं किसी में एक नया पैसा नहीं है, आपने 2,000 रुपये किसान के अकाउंट में भिजवा दिए, छोटे किसानों के में, और एक दूसरे रूप में डीजल पेट्रोल महंगा करके, बिजली महंगी करके, उसको दूसरे रूप में आपने भ्रष्टाचार के रूप में, आज कहीं कोई भी आदमी अपना काम कराने जाता है तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। आप 2,000 रुपये देते हो, 2,000 के बदले उससे 8,000 रुपये छीन रहे हो। मोदी जी, मेरे मन की बात भी सुनिए, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। बात मदद की करते हैं, आप जनता की मदद की बात करते हैं तो मोदी जी ने लगभग 2 वर्ष होने को जा रही हैं कोरोना काल में गरीब से लेकर के अमीर तक की मदद करने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगाया है। क्या ये मोदी जी की योजना से आप कितने सहमत हैं? कोई भी योजना, कोई भी सरकार लाती है, योजना कोई भी बुरी नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार कोई भी योजना लाए, योजना कोई नहीं बुरी होती है। तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कि फिर बुरा क्या है? बुरा उनकी करनी और कथनी में है। जो कहते हैं वो करते नहीं। आप योजना लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लाइए, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं आपका। और सरकारें हमने देखी, हमने राजीव गांधी जी के मुंह के द्वारा भी सुनी हुई बात है, हमें आज तक याद है कि 1 रुपये गवर्नमेंट अगर जनता के बीच के लिए भेजती है, मदद के लिए भेजती है, तो उसमें केवल 15 पैसा पहुंचता है। ये मोदी जी आप मंच पे होकर चिल्लाते थे। मोदी जी आप ये कहते थे कि इस देश में इतना काला धन पड़ा हुआ है कि अगर किसी में इच्छा शक्ति हो तो इस काले धन को ले आए तो यहाँ के पूरे भारतवर्ष की गरीब जनता अपने जीवन को सफल तरीके से जीने में सक्षम होगी। लेकिन क्या आज तक वो काला धन आया तो फिर कहाँ गया? किसी के खाते में तो 15 लाख, क्या मेरे ख्याल से 15,000 रुपये भी नहीं आए। तो योजनाओं का मतलब नहीं है कि योजना अच्छी है या बुरी है, योजना सब अच्छी होती है। योजनाओं का क्रियान्वयन, योजना की परफॉर्मेंस, योजना का जो लागू करना, ये इसमें अगर खोट होता है तो इनकी नीयत में भी खोट माना जाएगा। उन योजनाओं को क्यों नहीं किया? रही बात कोरोना काल की बात, तो कोरोना काल में आपको 1 साल पहले कोरोना आया, पूरे जितना गरीब तबका परेशान हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं था। आपको पता होगा, एक लड़की जयपुर या कहीं से अपने पिताजी को बिठा के साइकिल पे, और उस लड़की ने 12-14 साल की लड़की थी, पटना तक का सफर किया। कितने परेशान रही जनता। आपने उनका क्या मतलब आपने उनको दिया? रोजगार गया उनसे इस कोरोना की वजह से गया। लेकिन चलो मान लिया हमने, इसमें कोई आप नहीं लेके आए, आपकी कोई नीयत में खोट नहीं था, लेकिन आपकी नीयत में अगर सही थी तो आज फिर दूसरी साल, 1 साल बाद कोरोना ठंडा हो जाने के बाद फिर दूसरी साल पुनः कोरोना आने की ये स्थिति क्यों हुई? अगर आप इस बात पर पहले से ध्यान देते और इन योजनाओं को सही रूप से, सुचारू रूप से क्रियान्वयन करते तो ये गरीब जनता नहीं पिसती। कोरोना में जहाँ तक बात है, अरे आप पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, लोगों ने ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़े, लोग अपने अपने कहीं स्ट्रेचर, कहीं दवा नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं। क्या किया आपने?
क्या किया? ये क्या कमी रही? ये आपकी योजनाओं की कमी नहीं, आपकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन का तरीका था, आपकी सोच का नजरिया जो खोट पैदा हुआ, सोच अच्छी थी बट उसमें जो खोट पैदा हुआ, मैं उसके बारे में बात करूंगा, वरना कोरोना की इतनी स्थिति भयानक नहीं होती देश में। दूसरी बात चाहेंगे आपसे जानना कि जहां कोरोना काल चला हुआ था तो मोदी जी ने हर परिवार को राशन फ्री दिया था। जहां तक सवाल था, सूत्रों से पता चला कि घर घर में जिले लेवल से रोटियां बन करके आती थीं और गरीब तबके के लोगों को उस भोजन को वितरित किया जाता था। क्या इस लाभ को गरीब जनता ने कोरोना में नहीं लिया? गरीब जनता ने, कोरोना, सरकार ने अपनी जेब से रोटियां वितरित नहीं करी। अनेक सामाजिक संस्थाएं, अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, मेरे यहाँ भी पिछली साल 1 महीने मैंने भी 62 लोगों को यहाँ खाना खिलाया और मेरे यहाँ फंस गए थे, मेरे यहाँ काम करते थे, वर्कर थे, बेचारों से मैंने कुछ भी नहीं लिया और उनको मैंने दिया। तो भोजन मोदी जी ने नहीं खिलाया, भोजन ने हमारे यहाँ की जनता और हमारे यहाँ की सामाजिक संस्थाएं और एनजीओज वगैरह और जो समाज सेवी हैं उन्होंने खिलाया। नहीं, मोदी जी के अगर खाने खिलाने के ऊपर रहते तो कम से कम आज की तारीख में 1/2 जनता खत्म हो गई होती। वही जानना चाहेंगे कि उतर के आते अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ फायर ब्रांड बोले जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और अभी कुछ समय पहले चर्चा में बने हुए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक तरफ जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी एक तरफ जा रहे हैं, और वहीं योगी आदित्यनाथ जी केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर पहुंचे। क्या परिस्थितियां और कारण रहे थे? क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये अंदरूनी उनका मसला है बीजेपी का। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्यों गए, क्यों नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था या ना जाना चाहिए, या क्यों नाराज थे, ये उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है। कहीं न कहीं हो सकता है, कहीं न कहीं योगी जी अगर मौर्य जी से रुष्ट थे या मौर्य जी योगी जी से रुष्ट थे, दोनों में कहीं कोई किसी से रुष्ट था, तो कहीं न कहीं कोई कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह होगा। वो उसको मैं नहीं जाता हूँ उस डिटेल्स में। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जहाँ तक आप फायर ब्रांड की बात कर रहे हैं योगी जी की, फायर ब्रांड तो बहुत हुए हैं बीजेपी में। उमा जी इनसे पहले भी बहुत पहले फायर ब्रांड थी। हमारे और भी बहुत नेता हुए हैं, योगी जी को भी इसी तरह कहा जाता है। अरे जब फायर ब्रांड कहाँ गए कि बंगाल के अंदर पूरे तुमने अमला, एक अबला को, पूरा अमला एक अबला को परेशान करने के लिए लगा दिया, तब कहाँ गए थे फायर ब्रांड? तो फायर ब्रांड तो तुम वहां भी रहे थे। लेकिन फायर ब्रांड होना कोई बड़ी बात नहीं है, फायर ब्रांड होके कुछ करके दिखाना ये बड़ी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये केवल सत्ता के लालची हैं, इनको सत्ता चाहिए, पब्लिक को तो लॉलीपॉप देके गुमराह करते हैं। आपका क्या मानना है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी अपना बयान देते हैं कि 2022 में 350 प्लस जाएंगे हम, आप कितना अंक देना चाहेंगे बीजेपी को? नहीं, मैं उनको यही अंक देना चाहूँगा। अंक तो मैं नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, अंक ज्योतिषी तो मैं बता दूँ। बाकी इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर हाल में अब की बार 2022 में सपा और लोकदल की यूपी में गवर्नमेंट बनेगी स्टेट में, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अगर मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट रहता है, तो उत्तर प्रदेश में आपके द्वारा मान लेते हैं कि 2022 में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? नहीं, ये तो वहाँ का नेतृत्व तो आपस में जो चुनेंगे नेता वो जब तय हुआ, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो नहीं कह सकता हूँ इसको कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन उप मंत्री का होगा, कौन गृह मंत्री होगा। ये मेरे समझ से परे और मेरे लेवल की बात नहीं है। ये हमारे जो जब जीत के आएंगे उनकी क्या मीटिंग होती है, क्या आपस में तय होता है, वो लोग तय करेंगे। आपका मानना, इसको मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आपका मानना क्या है, कितनी सीटें आप 2022 में लेकर के आएंगे? हमारा मानना ये है कि मैंने वही बताया कि अंक ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। क्या कारण रहे कि राकेश टिकैत जी एड़ी से चोटी तक का दम लगाए हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता, और अपने ही गृह जनपद में वो जिला पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत जी ने वहाँ बंगाल में जाके खूब तहलका 83 सभाएं की, उनका परिणाम मिला, उनको बीजेपी को हराया। नहीं, बीजेपी तो एक ही नारा था, बीजेपी के जाने से तो वहाँ खेला ही हो गया।
लेकिन क्या खेला हुआ ये आप सब लोगों को मालूम है। टीके जी गए, सभाएं की। अब एक जगह चुनाव न जीतने का कई कारण हो सकते हैं, कई परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राकेश टिकैत जी को इसमें कोई कमी थी या कोई उसमें दोष है। जी हाँ, दूसरी बात जानना चाहेंगे कि जहां आपका राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट है समाजवादी पार्टी से, वहीं उत्तर प्रदेश में कमान को संभाले हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जिनके पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद है और आगामी समय में अगर दावेदारी मुख्यमंत्री पद की करते हैं तो क्या दोनों पदों को संभाल पाएंगे? क्यों नहीं संभाल पाएंगे? क्षमतावान व्यक्ति हैं जी, क्षमतावान है, गुणवान है जी, और संभाल पाएंगे। युवा नेता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं और एक अच्छे प्रशासनिक और एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। दूसरी बात आती है चाचा भतीजे बात की, जो कलह चली हुई है समाजवादी पार्टी परिवार में, वो 2022 में कितना लाभ और कितना नुकसान दिखाएगी? ये इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये उनका पारिवारिक मसला है। जी, चाचा भतीजे के लिए कभी एक हो सकता है, भतीजा चाचा के लिए भी कभी एक हो सकता है। हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी के परिवार में फूट पड़े और उस तरह से वो लोग आपस में लगाओ। हम तो कह रहे हैं कि मिलजुल के लड़ें, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। चलिए मान लेते हैं कि आप परिवार के बारे में नहीं कह सकते कुछ ज़्यादा, तो दूसरी बात में तो कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दिल्ली से चल करके अरविंद केजरीवाल तहलका मचाने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उसका असर आपकी पार्टी पर कितना पड़ेगा? हमारी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल का क्या असर है? हमारी पार्टी में वो बनारस में यूपी में आके लड़े हैं खूब, क्या असर है? जमानत भी नहीं बचा पाए। जी, वो अपना दिल्ली को ही संभाल के रखे हैं, वही बहुत है। यूपी में आने का मतलब है कि अपने कैरियर को बिल्कुल जमीन में मिला देना। यहाँ किसी के बस की बात नहीं है। और केजरीवाल आए या कोई बेनी वाला आए या कोई वाला आए, हमें किसी बाल से दिक्कत नहीं है और हमें तो केवल अपने मिशन पे ध्यान है। हम अपना मिशन पूरा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और एक मजबूत विकल्प के रूप में हम एक अच्छी और स्वच्छ छवि की सरकार देंगे, गठबंधन सपा और लोकदल दोनों मिलके। वहीं देखा जाता है कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा जाता है कि बहुत छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश यादव जी से आकर के मुलाकात कर रही हैं और उनको अपना समर्थन दे रही हैं। क्या केजरीवाल अगर आपके पास आकर के अगर समर्थन देते हैं तो क्या आपकी पार्टी उनके समर्थन को स्वीकार करेगी? ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ जी। समर्थन तो देखिए अब ये बड़े शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसका समर्थन लेना है किसका नहीं लेना है। बाकी समर्थन लेना देना इससे हमारा मतलब नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता की हैसियत से बता रहे हैं, ये हमारे से परे की सवाल हैं। हम कार्यकर्ता की हैसियत से मैं इतना ही कहूँगा या जिलाध्यक्ष की हैसियत से इतना ही कहूँगा, मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जन जन तक आवाज़ लगाऊंगा, जन जन तक जाऊंगा और राष्ट्रीय लोकदल के प्रति जनता का पूर्ण स्नेह और प्यार बिल्कुल मिला है और आगे भी मिलेगा 2022 में। और ये हम जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हुए उसमें देख चुके हैं कि हम कितना आगे हैं। तो इसलिए हम इन चीज़ों में नहीं उलझना है, हमको अपने मिशन की तरफ मुझे तो ध्यान देना है और उसी मिशन की तरफ कामयाबी के लिए आगे बढ़ना है। अध्यक्ष जी, राष्ट्र लेवल को छोड़ करके हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं। जहां आप बैठे हुए हैं वो लोकसभा हाथस माना जाता है और यहां लोकसभा की सीट को जीतने के बाद में सांसद महोदय नजर नहीं आते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आएंगे भी नहीं कभी। क्या कारण है ऐसे जो सांसद महोदय यहाँ नजर नहीं आएंगे और क्या क्या विकास उन्होंने कराए हैं? अरे जब विकास कराते तो यहाँ आते, या ना आने का बड़ा सीधा सा कारण है। आप तो चैनल वाले हैं, मीडिया हैं, आप तो एक चौथा स्तंभ हैं, संविधान में लिखा हुआ है। इसको आप पूछ कर रहे हैं, आप नहीं जानते अगर वो आते और क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों नहीं आए, इसका बड़ा सीधा सा सवाल है। विकास कराते तो 100 बार आते, विकास नहीं कराएंगे तो एक भी बार नहीं आएंगे। ये कारण सबके सामने निकले आए, सब आ गए। इनकी जनता, महंगाई, बेरोजगारी और जनता की जो उपेक्षा हो रही है, जनता को डराया धमकाया जा रहा है, उससे त्रस्त हो करके ये इनकी सब जुमलेबाजी और चालबाजी जनता की समझ में आ गई है। इसलिए अब जनता जागरूक है। एक बार गलती होगी का मतलब वो नहीं होता है कि बार बार। अब जनता बहुत चालाक है, जनता सारी इनकी हकीकत से रूबरू हो गई है। अध्यक्ष जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ बीजेपी
हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, तो क्या 2022 में हिंदू मुस्लिम कार्ड चल पाएगा? इनका कोई कार्ड नहीं चल पाएगा, लेकिन खेलने में कमी नहीं छोड़ेंगे जी। अब ये हिंदू मुस्लिम वाली बात पे अगर आप आ रहे हैं जी। तो जैसा कि मीडिया ने बताया, मीडिया ने बातें निकाल के दी और मैंने अखबारों में पढ़ा, जब इन्होंने जिस राम मंदिर की दुहाई दे करके कम से कम 50 साल से राम मंदिर की दुहाई ये देते रहे केवल सत्ता में आने के लिए, और पूरी तरह से जब सत्ता में आ गए तो उस राम मंदिर की जमीन में घोटाला कर दिया जी। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी हो जी। और भाई 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, मात्र 2 घंटे में 18 करोड़ रुपए की जी। 9 टाइम्स। जबकि बीजेपी का मानना है कि 2024 में उसका फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? आपका क्या मानना है? नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फाउंडेशन इनके द्वारा थोड़ी होगा जी। क्या यही मंदिर बनाने का हक है इनको? जी। और नहीं है कोई। हिंदू कितने हिंदू हैं, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सब हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो क्या हम नहीं चाहेंगे? इनका हिंदुत्व वाली बात बार बार चिल्लाने का मतलब ये नहीं है कि देश में इनके अलावा और कोई हिंदू नहीं है। देश में इनके अलावा और बहुत हिंदू हैं। ये हिंदू के नाम पे, मुस्लिम हिंदू के नाम पे आज तक जो सत्ता कब्जाते आए हैं, जनता उस चीज को, उस खेल को, इनके इस ड्रामे को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। वहीं दूसरी बात आती है कि अभी राम जन्मभूमि का विवाद खत्म नहीं हुआ। आपसे कुछ ही दूरी पर मथुरा वृंदावन, और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, एक मस्जिद सटी हुई, और उसका भी विवाद शुरू हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? केवल आप ये मत कहिए कि मथुरा का ही विवाद शुरू हो चुका है। इन्होंने कई विवाद शुरू कर दिए हैं। ताजमहल वाला भी विवाद छोड़ दिया है कि उसमें शिव मंदिर है। इन्होंने वाराणसी पे भी छोड़ रखा है, और इन्होंने यहाँ मथुरा में भी छोड़ रखा है। तो अब ये राम मंदिर के अलावा सत्ता में आने के लिए जब इन पे कोई मुद्दा नहीं बचेगा तो ये कहीं न कहीं इस तरह के मुद्दे उखाड़ के लाएंगे, लेकिन अब इनके ये मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, आपकी ही बगल में जो योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में गौशाला बनाई गई है, आपकी भी बगल में जो कोल्ड स्टोर है आपका, इसकी थोड़ी दूरी पर एक गौशाला है, और वहाँ पर जो गाय माता, हिंदू धर्म में जिसको गाय माता कहा जाता है, और उसके जो आवारा बछड़े होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था चल रही है गौशाला में? कोई व्यवस्था नहीं है। आवारा घूम रहे हैं, किसानों की फसल को तबाह कर रहे हैं। रात को किसान पूरा खेत रखाते रखाते, चाहे उसको सांप काट ले, चाहे गड्ढे में गिर जाए, मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये दिखावटी मात्र हैं कि गौशालाएं हैं और यहाँ इनकी व्यवस्था पूरी है। गौशालाओं की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक चारे पानी का इंतजाम है वो भी समाज सेवी और लोग करवा रहे हैं। सरकार के ऊपर अगर गौशाला रहें तो गायें तो अब तक कब की खत्म हो चुकी होती। क्या इस चीज़ पर यहाँ के सांसद महोदय और विधायक जी की गाड़ियाँ दौड़ती हैं तेज रफ्तार में यहाँ होके, क्या उनकी नज़र इस ओर बिल्कुल नहीं जाती? वो क्यों जाएगी नज़र? उनका तो इरादा ही इस वजह से था कि हमारी गाड़ियां फर्राटे से में आराम से एसी बंद में, एसी वाली गाड़ियों में होके जाएं और सरकार में रह के लूट मचाएं। और उनको गाय से क्या लेना देना? देखो, गाय सबकी पूजनीय है, मेरी भी है, आपकी है, और लोगों की भी है, सब लोगों की पूजनीय है। अब से नहीं है, आदि काल अनादि काल से पूजनीय नहीं रही है। तो क्या अनादि काल से बीजेपी थी शासन में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अनादि काल से कांग्रेस थी शासन में? नहीं। हमारे देवी देवता, हमारे हिंदू ग्रंथ जो हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये आज उनमें साफ साफ लिखा है कि गौ माता हमारी पूजनीय है। इस बात को ये क्यों, इनकी कहाँ से इसमें खासियत हो गई? क्या इन्होंने गौ माता को पूजनीय बना दिया? अरे वो तो सनातन काल से पूजनीय है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो गौ माताओं के लिए या ये जो गोवंश छुट्टा घूम रहे हैं, इसके लिए इन पर कोई उचित व्यवस्था या देखभाल नहीं है। अगर बात आस्था की करी जाए, आप गौ माता को आस्था से जोड़ते हैं, तो बात आस्था की जाए तो बीजेपी ने भी कहीं भी आस्था में कसर नहीं छोड़ी। कोरोना काल होते हुए भी उन्होंने
वृंदावन के अंदर भी कुंभ लगवाया और हरिद्वार के अंदर भी कुंभ लगवाया, तो आस्था से तो बीजेपी जुड़ी हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आस्था से जुड़ी हुई बीजेपी? कुंभ लगवाया, कुंभ में क्या कोरोना पीरियड काल का वो पालन किया गया कोरोना नियमों का? इतना बड़ा वो कुंभ मेला लगवाया, एक तरफ कह रहे हैं 2 गज दूरी बहुत जरूरी, और एक तरफ आप कुंभ लगवा रहे हैं, एक तरफ आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, न किसी पे मास्क है, न कहीं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है। क्या करवा रहे हैं आप? क्या दिखाना क्या चाहते हैं? आस्था की बात, आस्था का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आस्था है तो वो बीजेपी होगी। अरे आस्था तो अपने धर्म में सबको होती है, हमको क्यों नहीं होगी? आस्था का मतलब ये तो हुआ कि बीजेपी के अगर आस्था, बीजेपी बोल दिया, बीजेपी ने कहा हम आस्था रखते हैं, तो वो बीजेपी आस्था रखती है। सब आस्था रखते हैं, सब जानते हैं। कोरोना में सब नियम ताक पर रखे गए, जनता को दिखावे के लिए किया गया है ऐसा। ये कोई आस्था का प्रतीक नहीं है। आस्था को संभालते हुए, आस्था की बात करते हुए जन धन की नुकसान ना हो, इस बात की भी आप पूरा अगर ध्यान रखते तो हम मानते कि आपकी आस्थाएं और आपकी तैयारियां सफल हुई। आपने कोरोना नियमों का कोई पालन नहीं किया, और ना हरिद्वार में हुआ, ना मथुरा में हुआ, और आगे आप पे होगा भी नहीं। ऐसा मानना जा रहा है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और आपने कहा कि वहाँ ना किसी ने मास्क लगाया, ना सैनिटाइज की व्यवस्था थी, तो बीजेपी के द्वारा तो ये माना जा रहा था कि वहाँ पर उस वक्त किसी भी प्रकार का कोई कोरोना नहीं था। कोरोना देखिए सबको पता है, 2 साल से चल रहा है कोरोना। किसको, जनता में किसको पता नहीं है? क्या इनको पता नहीं है? इतने आयोग बिठा रखे हैं इन्होंने, किस बात के लिए बिठा ले हैं? मैं पूछता हूं आपसे, क्या जवाब है आपके पास? ये आयोग क्यों बिठा ले हैं? ये रिसर्च सेंटर और ये कोवैक्सीन और ये सब बनाए, आप पे ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं मिली आप लोगों को। किसी भी हॉस्पिटल में लोगों की जान गई, कितनी जान गई? हर प्राइवेट और गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल को और उनकी उचित संख्या मृतकों की अगर गिनी जाए, तो मेरा जहां तक अनुमान है हाथ पैर हिल जाएंगे। लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनको जान माल से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता से मतलब है। लोग रोज मरे, लोग रोज परेशान हो, इनकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं। इनको सत्ता का ध्यान है केवल। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। आज बस इतना ही। नमस्कार, राम राम, सलाम, जय हिंद। मैं सुनील जोगी। इस चैनल को देखते रहिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। जय हिंद।